इसको लेकर के अगर हम देखें तो हमें नहीं लगता है कि इस पे एक आध रिपोर्ट के अलावा कोई ज्यादा इस पे कभी डिस्कशन हुआ है। तो दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। एक तो ये कि द कम्युनिटी हैज नॉट वेरी एक्टिव in terms of availing the benefits, and it is very well known that getting the benefits from the government scheme is very difficult task। वो एक अपने आप में है, बहुत सारे प्रोसीजरल प्रॉब्लम, गाइडलाइंस, ये सारे इश्यूज अपने आप में है। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का अपना इंटरेस्ट अलग होता है काम करने का। तो कम्युनिटी ने भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मतलब आफ्टर लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15 years, मे बी नेक्स्ट ईयर दे विल क्लोज दिस स्कीम, जैसा अभी लग रहा है 600 जो है एलोकेट करने से, कि अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को रिटेन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो पोस्ट मैट्रिक है, मे बी वो SC ST और ओबीसी के लिए भी है, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। मेरिट कम मींस का सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है क्या होगा आने वाले दिनों में। तो एक स्कीम के बारे में उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहे। बाकी गवर्नमेंट जैसा कोशिश कर रही है पैरिटी लाने के लिए कि जो दलित के मतलब एज पर स्कीम प्री मैट्रिक को लाना है, मतलब लाया गया है। तो एक आर्गुमेंट तो है ये कि दलित जो कम्युनिटी है उसके लिए तो सब प्लान भी है। सब प्लान उतना वेल इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट जो रिसोर्सेस मतलब दिए जा रहे हैं, मोर देन जो है 1,20,000 crore फॉर रफली फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और 1.5 लाख से ज्यादा जो है मतलब 2.25 लाख के आसपास शेड्यूल कास्ट को। तो उन सब प्लान में पैसे इस तरह से माइनॉरिटीज को तो नहीं दिए जा रहे हैं। उसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो ऑलरेडी डिफंक्ट है। तो इस लेवल पे एक इंफॉर्मेशन तो हो सकता है कि कम्युनिटी जाने, बट द मतलब एफर्ट्स बाय द कम्युनिटी हैज बीन वेरी पुअर। और अभी के लेवल पे इस पे ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत है कि बट जो जनरल स्कीम्स हैं जो अभी मतलब हम बात करेंगे, हमारे दो और पैनलिस्ट, जो समग्र शिक्षा अभियान है या जो उसके अंडर में स्कीम्स हैं, ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में सारे कवर हैं। और गाइडलाइन कहता है कि उसमें माइनॉरिटीज को शेयर मिलना चाहिए। बट जो गाइडलाइन है वो इटसेल्फ उस पर कोई उसका मॉनिटरिंग और कम से कम उस पे कुछ इवेल्युएशन वो बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है। और स्पेशली जो 15 पॉइंट प्रोग्राम को मॉनिटर करना चाहिए था एट द लेवल ऑफ मतलब चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, वो मीटिंग मेरे ख्याल से इट हैज़ नॉट हैपेंड सिंस 2014-15। स्टेट्स में कुछ थोड़ा बहुत जो जन विकास कार्यक्रम है उसकी वजह से कुछ बातें होती हैं, बट 15 पॉइंट प्रोग्राम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब ऑलमोस्ट इट इज नॉट नोन अमंग द ऑफिशियल्स। तो मैं अभी अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूँ कि ये बात कहते हुए कि जो बजट है वो इट इज नॉट दैट वी डिस्कस द बजट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, बट वी शुड आल्सो फोकस बजट मतलब डिस्कस द बजट एंड इन्फ्लुएंस द बजट एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी हमारी जो है वो बजट की स्क्रूटनी करेंगी। हालांकि स्क्रूटनी हमारे यहाँ जो है पब्लिक स्क्रूटनी इज टू वीक ऑफ द बजट। ये सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है इस कंट्री का। और फिर उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसमें भी हमें इंगेज होना चाहिए, ऑडिट फेज में भी हमें इंगेज होना चाहिए। अदरवाइज मतलब एक तरह से ये एक तरह से डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही होता है आमतौर पे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। On behalf of companion team, I will be thankful to Javed Alam Khan Sahab for his precious analysis. Now I would like to welcome Sadat Hussain Khalifa bhai to present his analysis. Over to you, sir. Dear friends, good evening. Assalamu alaikum. So Dr. Javed Alam Khan Sahab has presented the technicalities, nuances of Union Budget 2023-24 in detail. And at the micro level also, he touched upon various schemes and various like minority education scholarships related schemes and nuances underlying those schemes, and referring to various reports. And actually referring to various reports, he also argued that like how far this budget is effective, how far this budget is
any way helpful for any of the social sectors, whether it is health, education, minorities, welfare of minorities, welfare of other marginalized communities like SC, ST, OBCs, children, women, etc. So before jumping on to education budget, so I would like to trace down through our history, our country's history, to understand understand the background of this education budget. And as Dr. Sahab has mentioned about this education being in concurrent list. So before coming to that point, so I would like to trace down like what was the history, what were the deliberation before introducing education into the concurrent list. So before the formation of this thing, Constitution, enactment of the Constitution of India, so the Constitution Committee formed various subcommittees. So there was a subcommittee called the Fundamental Rights Subcommittee. So the Fundamental Rights Subcommittee deliberated. So pardon, I will be coming back to education budget 2023-24. So you will be eagerly waiting for all those hard numbers and empirical data to understand what exactly happening in the current education budget. Before coming to that, so I would like to just touch the background of like education and what is the importance of education budget. So yeah, so I was saying that the Constitution, the Constituent Assembly formed this various subcommittees. There was a subcommittee called the Fundamental Rights Subcommittee. The major challenges before the Fundamental Rights Committee was universalization of education, and secondly, imparting of education in mother tongue. So why these two questions emerged during that time was because of 1931 Vardha scheme. So actually, I was saying that before formation of this subcommittee on fundamental rights, there was a discussion about Nayi Talim, Bunyadi Talim, which was initiated by Mahatma Gandhi ji and Gandhian activists and freedom movement leaders. So so Gandhi ji requested Marhum Zakir Hussain Sahab to draft an education policy. So Zakir, under the leadership of Zakir Hussain Sahab, so Zakir Hussain Sahab introduced Nayi Talim, which is also known as Bunyadi Talim, in 1931, which is popularly known as Vardha scheme. So in Vardha scheme, Gandhians propagated for imparting of education in mother tongue and free and compulsory education. So those debates were there. So during the formation of Constitution, this Fundamental Rights Subcommittee deliberated on both these 2 points, and then they argued for in favor of free and compulsory education till the age of 14 in the mother tongue. So when this proposal came before the Constituent Assembly, so Mr. M. Rutnaswamy, he questioned, supposing the government have no money, so what will happen if state, the newly formed nation state like decides that government is going to offer free and compulsory education till the age of 14. So what will happen to the government if government doesn't have money? So it was a valid question prior to the this one prior to the partition, and also prior to the formation of nation state with a document called Constitution of India. So then Alladi Krishnaswamy suggested to delete this clause. So then the advisory committee then shifted the education provision to the legally unforeseeable directive principles of state policy because of the concerns of finances and budget. So that is why
So when we discuss about education budget, so like why education budget? Education budget is because that fundamental principles with regards to right to education, which was proposed by Wardha Scheme 1931 later, which was deliberated by the Subcommittee of Fundamental Rights. So those ideas, those values which were incorporated in the Constitution. So that is the idea behind introducing this finance and budgets with regards to this what called education. तो फिर फाइनली जो आर्टिकल के शक्ल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चीज़ हमारे सामने आई वो आर्टिकल 45 है. The Article 45 was the only directive principle that was drafted with a built-in time limit, thereby indicating the seriousness accorded by the framers of Constitution to the need for its implementation. So the Article 45 says that the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete age of 14 years. And जब देश के सामने यानी फाइनेंस और बजट का जब कंसर्न था तो आर्टिकल 45 को लाया गया और 10 साल का एक टारगेट लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, ये कहते हुए कि 10 साल के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बनाएगा. आप सभी जानते हैं कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर जो एक्ट बना है वो 2009 में है. यानी मतलब आज़ादी के बाद में 10 साल का एक टाइम लिया गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से को लेकर एक लेजिस्लेशन लाया जाएगा, लेकिन 1960 आया. 1964 to 1966 में, during 1964 to 66 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया formed a education commission under the leader of Kothari, so which is famously known as Kothari Commission. Kothari Commission also raised this question that there is Article 45. Why still government of India is not forming any legislation to implement free and compulsory education till the age of 14. So ये सवाल कोठारी ने उठाया. फिर उठाने के बाद में फिर ये सवाल हम देखते हैं कि कोठारी के 1964 to 66 में उठाने के बाद उसके कुछ रिफ्लेक्शन 1968 की जो नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन जो आई थी NEP 1968, उस अंदर भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं. फिर हम बाद में आगे बढ़कर देखते हैं कि जब यानी 2002 में आर्टिकल 21 ये का अमेंडमेंट होता है जिसमें एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए. फिर हम देखते हैं कि उसी से पहले हम देखते हैं कि ये जो यूनियन का जो SDG गोल 4 है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें से जो चौथा गोल है वो एजुकेशन को लेकर है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर. ये तमाम एक प्रेशर जो बिल्ड होता है, आर्टिकल 21 ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो हमारे सामने RTA एक्ट 2009 आता है. अब इस RTA एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और दूसरा क्या कहते हैं RTA एक्ट को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21 ये को इन रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यानी समग्र शिक्षा अभियान एक व्हीकल के तौर पर है, जिसको डॉक्टर जावेद आलम खान साहब ने भी हमारे सामने पेश किया था. तो ये कंसर्न थे जिसके यानी चलते जो है मतलब यानी जो एजुकेशन बजट हम यहाँ पर डेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं. एक रीज़न यही है कि एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो, एजुकेशन यूनिवर्सलाइज हो, एजुकेशन पर यानी सबका हक हो, तमाम इंसानों का हक हो, वो मर्द हो, औरत हो, वो दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, मुसलमान हो, वो पिछड़े रीजन से ताल्लुक़ रखते हो, वो हिंदुस्तान का कोई भी शहरी हो, उन तमाम को यानी वो एजुकेशन का एक जो फंडामेंटल राइट है वो हासिल हो. यानी उस एक इंटेंशन के साथ में यानी हम बजट पर सवाल करते हैं. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ यानी जो कंसर्न्स के साथ में लोगों ने जो विजन उस वक्त देखा था, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो विजन है या गांधी का विजन है यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर, मौलाना आज़ाद का एक विजन है. मौलाना आज़ाद यानी जब ये डिबेट हो रहा था यानी मतलब एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में होना चाहिए या सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, तो आज़ाद वाज नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग एजुकेशन एंटायरली टू द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स.
So, but few other members believed that the state government would be in a better position to legislate on education according to the local needs of the state or the provinces. और ये बात हमारे सामने है कि मतलब उस वक्त यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो डोमिनेशन था और यानी जो रीजन स्पेसिफिक जो सवालात यानी 1950s के बाद में जो उभरे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में एक वाजिब था कि मतलब एजुकेशन जो है मतलब यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में रहे, क्योंकि उससे पहले यानी ब्रिटिश के ज़माने में भी जो एजुकेशन था वो यानी मतलब प्रोविंसेस के तहत था, यानी मतलब यानी वो लोग लेजिस्लेशंस एनैक्ट कर सकते थे. तो फिर to resolve this situation, education was retained in the state list, while the entries relating to higher education and scientific and technical institutions were kept in the union and concurrent list. आज भी अगर आप मतलब बजट डॉक्यूमेंट उठाकर देखिए 2023-24 का, if you look at the budget document, you will find all those like autonomous central bodies. We called them those like autonomous bodies as like institutes of national importance, whether they are IITs, IIMs, triple ITs, ISC, etc., NITs, etc. So any exclusive जो बजट है, जो ऑटोनमस जो सेंट्रल बॉडीज हैं, उनके लिए आपको सेंटर के बजट में मिलता है. एक जो इशू है बजट को, हम बजट डॉक्यूमेंट को देखने से पहले वो यानी एक जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का स्पिरिट है उसको समझना ज़रूरी है, ऐसा मैंने महसूस किया. दूसरी जो चीज़ है जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है वो यानी एजुकेशन पर कितना खर्च हो. एक जो डिबेट है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि यानी मतलब ये बहुत ही कॉमन स्लोगन है कि यानी एजुकेशन पर कितना % खर्चा हो. तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नारा ये है कि बजट का 10वां हिस्सा खर्च होना चाहिए, यानी टोटल बजट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 10वां हिस्सा जो यानी मतलब एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए. So somebody is requesting to talk in English. So there is also a request that to talk in both English and Urdu. So that is why I am mixing up with both Urdu and English. So I hope you understand, and I hope you will give a space for others as well. Thank you. हाँ, तो हाँ, so the whole idea of like how much should be spent on education. So there was a debate that like education, like for education, 10% of like total expenditure should be allocated for education and related expenditure. So at the same time, there is also a proposition that the spending on education should be like 6% of GDP. तो यानी दो तरह का एक डिमांड है. एक तो 10वां हिस्सा हो बजट का, दूसरा ये है कि जीडीपी का 6% होना चाहिए. तो कटारी कमीशन 1964 to 66 जो कमीशन का जिसका मैंने जिक्र किया था, उन्होंने बजट में यानी 6% जीएनपी का उन्होंने प्रपोजिशन दिया था. फिर बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, so later like NEP 2020 proposes that like 6% of GDP shall be spent on education related activities. तो NEP आने के बाद में, यानी NEP 2020 में आया, उसके बाद में हम देखते हैं कि यानी अभी तक 2020 से लेकर अभी तक 3 बजट आए हैं. तीनों बजट में यानी सेंटर का जो शेयर है वो यानी मतलब लेस देन 0.5% है, या यानी अराउंड 0.5% ही रहता है. और जो रेस्ट ऑफ द शेयर है जो अराउंड 4%, वो तमाम स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टेट्स उसमें अपना हिस्सा देते हैं. तो मेजर शेयर है एजुकेशन में वो स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं एट प्रेजेंट. तो आगे बढ़ते हुए यानी एजुकेशन बजट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का उसी एक हिस्से को मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. अगर हम 2023-24 का अगर बजट को उठाकर देखेंगे तो यानी मतलब अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे कि मतलब एजुकेशन में
इंक्रीमेंट हुआ है, देयर इज एन इंक्रीमेंट. सो लाइक majority of the newspapers, news portals cover this thing, that like there is an increment in both school education and higher education. Before coming to this point, so I would like to tell you that in education, apart from Ministry of Education, like around 40 ministries spend on various activities which are directly related to education. For example, a Ministry of Agriculture spending on NDRI. Similarly, a Ministry of Minority Affairs, Ministry of Defense. All these ministries also reserve like some amount of budget on education. So in this presentation, I will not be touching all those 40 ministries which are allocating funds for education or education related activities of their domain. So here I am only touching the Ministry of Education's budget at macro level. And after that, I will try to cover two of the major schemes of Ministry of Education. So the firstly, you might have read on the newspapers, web portals, etc. You might have seen on TVs, TV debates, etc. That like education, the budget for budget of Ministry of Education has been increased from 4,277.72 crores to 1,12,899.47 crores. So this increment can be misleading if we look at these numbers in terms of total expenditure. So if we look at the percentage share of Ministry of Education out of total expenditure, it has been reduced from 2.64% to 2.51% of total expenditure in 2023-24. So here you look at this graph. आप इस ग्राफ को देखिए कि एक तो यानी सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो स्कूल एजुकेशन को लेकर है, फिर बीच में जो है हायर एजुकेशन का, फिर टोटल आप देखेंगे कि 2019-20 में जो यानी पिछले 5 सालों में यानी टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलोकेट करता है. हमारा एक डिमांड है कि 10 एजुकेशन में 10वां हिस्सा होना चाहिए. आप देखेंगे कि एजुकेशन में 3.4% यानी टोटल, तो वहाँ से यानी मतलब गिरकर जो है 2.51% आता है. यानी 2022-23 से 23-24 में हम इंक्रीमेंट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यानी अलोकेशन, सम अलोकेशन. लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमको नज़र आएगा कि 2020 के बाद में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और ये आयरनी भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे एम्बिशंस को उसके अंदर गिनाए गए थे कि जीडीपी का 6% होना चाहिए. हमको एक यानी जो नॉलेज इकोनॉमी है, ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी, हमको विश्वगुरु बन के आगे बढ़ना है. ये तमाम चीज़ों को हम देखने के बाद में अगर देखा जाए तो बजट 2020-21 के बाद में एनईपी जब से आया है उसके बाद में बजट जो है गिरता गया है. फिर हम इसका यानी मतलब पिछले सालों में यानी 3 सालों को अगर हम कंपेयर करके देखें, यानी मतलब सालों में देखें, यानी इफ वी लुक एट द यानी budget estimates and actual expenditure, we can see like how far the budget estimates are actually spent in those financial years. So here in this graph, so we'll be looking at the percentage of budgeted estimates spent on स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में किस तरह से 2019-20, 2021 और 21-22 में कितना परसेंटेज जो बजट एस्टिमेट्स का खर्च हुआ है. हम देखते हैं कि यानी पहली बात तो ये है कि कम अलॉट होता है, अलोकेशन बहुत कम होता है, और दूसरा ये है कि अलोकेशन का जो परसेंटेज है, ख़ास करके अगेन आप देखें कि 2020-21 से यानी खर्च भी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में वो खर्च भी जो है अभी कम होता जा रहा है. तो हायर एजुकेशन में हम देखते हैं कि यानी
टोटल जो है 1.38% से यानी 2019-20 से 0.98% तक वो गिरा है यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, जैसा कि मैंने कहा। फिर रही बात जो ऑटोनमस बॉडीज़ की, जिसको यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनको यानी सेंट्रल इसमें चाहते थे, टेक्निकल जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, राष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चाहते थे। उसमें भी हम देखते हैं कि पिछले जो रिवाइज एस्टिमेट्स को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 4.38% बढ़ा है। यहाँ पर भी एक सवाल उठना चाहिए कि मतलब यानी जो ओवरऑल जो यानी नॉलेज इकोनॉमी की बात की जाए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग्स की बात की जाए, यही इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान से जो कहीं ना कहीं फीचर करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए जो करंट जो ये हम सवाल कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट स्कीम जो है रूसा की है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लेकर है। इसका हम बजट देखते हैं कि एक ये है कि इसके अंदर एक तो डिक्लाइन हुआ है, यानी पिछले बजट के मुकाबले में 2042 करोड़ से यानी 2042.95 करोड़ से ये 1500 करोड़ को डिक्लाइन हुआ है। लेकिन साल के दौरान में इसको रिवाइज भी किया गया था, और रिवाइज करने के यानी बावजूद भी यानी उसको जो रिवाइज किया गया था उसका अमाउंट भी जो है पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है। तो स्कूल एजुकेशन पे यानी अगर हम आते हैं, द बजट फॉर स्कूल एजुकेशन डिक्लाइन फ्रॉम 2.03% of total expenditure during 2019-22, 1.61% during the previous budget of 2022-23 to 1.53 during the current budget 2023-24। पिछले हम ग्राफ में इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मतलब कैसे स्कूल एजुकेशन का जो ओवरऑल जो अलोकेशन है, अगर परसेंटेज में हम उनको कन्वर्ट करते हैं टोटल बजट टोटल एक्सपेंडिचर का, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मतलब ग्रेजुअली जो स्कूल एजुकेशन है वो यानी डिक्लाइन होता जा रहा है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है वो समग्र शिक्षा अभियान है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ दिस स्कूल एजुकेशन विच हैज लाइक लॉट ऑफ वेटेज ऑन the budget of like total budget of Department of School Education is Samagra Shiksha Abhiyan. So like in the current year, that is 2023-24, it is 54.43% of the school education budget which has been like allotted to Samagra Shiksha Abhiyan. So like before that, like it was 58.92%, and prior to that year, like during 2019-20, it was 64.24%. A majority of like more than like 60% of school education budget was like used to be allocated for Samagra Shiksha Abhiyan. That important this scheme was, because as I have said that Samagra Shiksha Abhiyan is a vehicle to implement Right to Education Act. Samagra Shiksha Abhiyan is a vehicle to implement Article 21A of the Constitution. So any fluctuation in Samagra Shiksha Abhiyan is a direct attack on like Article 21A of the Constitution and Right to Education Act. So like at present we have 14.889 lakh schools and 26.52 crore students and 95 lakh teachers as per the latest UDICE report 2021-22. So like currently we have like government school students, their number has also increased from 13.49 crore to 14.32 crore students from 2020-21 to 21-22. Apart from that, so like out of 14.89 lakh, like around like 10 lakh schools are run by the state governments. So this is the like current scenario of school education. So this number shows that like this huge number requires a huge number of money. You look at the budget of Kendriya Vidyalaya. So for 2023-24, the Kendriya Vidyalaya got the allocation of 8,232 crores.
on the other hand, so the budget of this Samagra Shiksha Abhiyan is something around 37,000 crore. So you just make a small calculation of ratio proportion and compare it. So you get to know that so Samagra, at present we have 1425 Kendriya Vidyalaya schools. So, and the budget is 8,232. Similarly, we have 14.89 lakh schools covered by Samagra Shiksha Abhiyan, and Samagra Shiksha Abhiyan budget is 37,000 crore. You just make a ratio proportion, you will get to know that for Kendriya Vidyalaya, per Kendriya Vidyalaya school, the government, the central government is spending around 6 crores, and which is more than 200% more than the budgetary allocation for Samagra Shiksha Abhiyan. यानी समग्र शिक्षा अभियान में मैं ये कह रहा था कि 37,000 समग्र शिक्षा अभियान का बजट है और 14.89 लाख स्कूल्स हैं और उनमें से 10 लाख के यानी उसके ऊपर सरकारी स्कूल्स हैं और उनके लिए जो बजट है वो 37,000 करोड़ है और केंद्रीय विद्यालय जो 1425 हैं और उनके लिए बजट है इस बार 8,232। अगर हम उनको डिवाइड करेंगे यानी मतलब उनको उनके साथ में एक तनासुब हम निकालेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि मतलब यानी एक स्कूल को, केंद्रीय विद्यालय के एक स्कूल को 6 करोड़ मिल रहा है यानी सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वही अगर यानी वो यानी मतलब 200 गुना ज़्यादा है यानी एक जो सरकारी स्कूल के रेशो के हिसाब से। So there is a massive decline of 38% in the budget of the minorities from previous year. So as Dr. Javed Saab has already discussed about this minority education budget, so I just I will just touch on this topic and wind up my presentation. So एक तो ये है कि 38% डिक्लाइन हुआ है पिछले बजट के मुकाबले में, एक तो ये, और दूसरा ये है कि यानी प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ये दोनों में जो है 70% और 88% स्लैश हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बजट का यानी टोटल एक्सपेंडिचर का अगर हम परसेंटेज देखें यानी वो 0.17% यानी पिछले 5 सालों में यानी जो एनडीए की ये 2019 में इलेक्ट होने के बाद में यानी फुल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का जब से बजट इस पूरे टर्म में अलोकेट होना शुरू हुआ है, उसमें हम देखते हैं 0.17% से 0.07% तक कटौती आई है। यानी हम ये सवाल यहाँ पर नहीं उठाए, डॉक्टर जावेद साहब ने वो सवाल ऑलरेडी उठा चुके हैं कि 21% ऑफ पॉपुलेशन के लिए का बजट है ये, और टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 0.07% 6 माइनॉरिटीज़ को अलोकेट किया जा रहा है। और ये डिटेल्स हैं यानी मतलब पिछले 5 सालों में यानी जो एजुकेशन रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मेट्रिक है, मेरिट कम मीन्स है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, फ्री कोचिंग है और इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज़ है, और यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। ये तमाम का अगर हम यानी ओवरऑल जो टोटल एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए जो बजट एलोकेट किया जा रहा है वो भी हम देखते हैं कि ओवर द ईयर कैसे यानी मतलब यानी कांस्टेंट रहा है 2000 से 2500 के आसपास, और सडनली जो है यानी मतलब इस साल, इस टर्म के आखिरी साल में यानी सीधा उसका रेंज ही पूरी तरह से 2000 से 2500 का जो रेंज से नीचे उतरकर यानी 1500 से 2000 के रेंज में यानी जो पहला सीढ़ी है 1600 वहाँ पर आ जाता है। अब इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं वो डॉक्टर साहब ने हमारे सामने ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर इन स्कीम्स को प्रीवियसली हम देखें कि कितना यानी मतलब खर्च हुआ है, हम ये खर्च का मतलब वाकई में कितना रियलाइज़ हुआ है वो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि यानी अगर यानी मतलब फेस वैल्यू पे देखें कि कितना मतलब खर्च हो रहा है, यानी 2020-21 और 21-22 में एक आप गौर कर सकते हैं कि यानी टोटल जो बजट है एजुकेशन एम्पावरमेंट का वो यानी मतलब ओवरऑल माइनॉरिटीज़ का वो यानी उसके अंदर हम एक काफ़ी यानी कमी हम देखते हैं। और दूसरा एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्री मेट्रिक जो स्कॉलरशिप है
और इसका आप देखें एक्चुअल के अंदर, यानी मतलब इस स्कॉलरशिप को यानी मतलब काफ़ी डिमांड है, यानी स्कॉलरशिप यानी जितना मतलब डिमांड है उससे भी कम जो है ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी सप्लाई किया जा रहा था, उसके अंदर अब उसको फिर रिड्यूस करके सिर्फ 9th और 10th को कर देना, और फिर उसका पूरा प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप का पूरा बजट जो है पूरी तरह से यानी इस साल रिड्यूस करना किस हद तक साइंटिफिक है उस पर हम सोच सकते हैं। MANF का भी देखें कि 2019-20 में यानी 155 अलोकेट हुआ करता था, और उसका जो है 64% ही उसको यानी मतलब पे हो पाता था। यानी इसी टाइम पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि MANF को किस तरह से स्टैटिस्टिकली उसको अल्टर किया गया था। पहले नेट कंपलसरी किया गया, नेट उसके जो MANF के गाइडलाइंस के अंदर ये डाला गया कि नेट कंपलसरी होना चाहिए, और उसके बाद में एक और ये है कि मतलब आगे आगे बढ़कर एक और उसके अंदर हर्डल ये ऐड किया गया कि नेट कंपलसरी जो है उसी साल का होना चाहिए, करंट ईयर का नेट होना चाहिए। तो ऐसे करके जो MANF को पूरी तरह से डाइल्यूट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप का यानी जो बजट है और एक्चुअल है, यानी किस तरह से यानी जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप यानी मतलब कितना यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके लिए डिमांड था माइनॉरिटीज़ में, और उसको किसी तरह से यानी मतलब ख़त्म किया है। और ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सिनेरियो है। फिर ये मेरिट कम मींस, और लास्ट में MANF का किस तरह से मतलब जो उसका जो खर्च है आप देख सकते हैं कि जितना बजट एस्टिमेट्स हैं उसका और एक्चुअल का आप उसको एक साथ रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी बजट को लेकर। और लेकिन जैसा डॉक्टर जावेद साहब ने हमारे सामने बात रखी है कि वो एहसास, मेरा भी एहसास है कि the concern which was shared by Dr. Javed Alam Khan, this, I will also share the same concern that like whenever budget comes, like every year, year after year, so we organize such discussions, consultations, such deliberations, like as part of post budget consultation. But we need to think that we need to think and deliberate. Is there a space to participate in the process of this what called the process of budget, union budget. So of course there is possibility, and for that including me, all of us need to be very like proactive, and we need to work throughout the year. यानी हमको पूरा साल इस पर मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पोस्ट बजट कंसल्टेशन ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, हम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक पॉलिटिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हम एक पॉजिटिव हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस में हम कैसे पार्टिसिपेट करें। यानी सितंबर अक्टूबर में ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है, उससे पहले हम ये यहाँ पर जो डेलिब्रेट कर रहे हैं, जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस डेटा पे हम डेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन उसूलों को, जिन आइडियाज़ को, जिन वैल्यूज़ को हम यानी मतलब जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का विजन है उसको सामने रखते हुए हम चीज़ों को डेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के विजन के तहत ही क्या हमारे जो एजुकेशन में स्पेंडिंग उसी तरह से हो रही है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में SC ST OBC माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, वुमेन, ये सब इन सब के कंसर्न्स क्या पूरे हो रहे हैं, उन सब के कंसर्न्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक अटेम्प्ट हम लोगों का होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। अगर मतलब व्यूवर्स आप लोग भी मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो जैसा डॉक्टर जावेद आलम खान है और हम लोग हैं डॉक्टर जावेद आलम खान साहब के साथ में मिलकर भी ये एक एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही एक सीरियस यानी आप व्यूवर्स में से कोई भी अगर इसमें यानी आने वाले सालों में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो महज सिर्फ पोस्ट बजट कंसल्टेशन का हिस्सा बनने के प्री बजट के पूरे प्रोसेस में भी हम पूरे शामिल रहें। तो ये एक इसकी भी गुंजाइश है, पॉसिबिलिटीज़ है।
आप यानी इस मीटिंग को और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनसे रीच आउट हो सकते हैं, या डॉक्टर जावेद आलम खान या मुझसे भी रीच आउट हो सकते हैं, तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में कंपेनियन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। Jazakallah, and thank you so much, brother Sadat Khalifa, for not only dissecting the present budget but also comparing it with the previous budgets and explaining us your analysis. I will request all the participants that you will be able to post your questions and able to participate in the discussion just after our next panelist will speak. And as a member of editorial team of Companion, I want to tell you that the both speakers' concerns were noted, and inshallah we will work with you closely in the remainder year also. Now I would like to welcome brother Musab Qazi to take over the floor and present his analysis. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Jazakallah for having me here, and I'm so glad that you have asked me to speak at the very last, because both the previous speakers have, I think they have very comprehensively covered the topic. Javed Sahab gave an overview of the entire budget making process, and Sadat Sahab gave the nuts and bolts of एजुकेशन बजट. अक्सर चीज़ें तो कवर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा तो इंशाल्लाह मैं आपको वक्त भी नहीं लूँगा, क्योंकि एज इट इज़ 1 घंटा हो गया है इसका. कुछ चीज़ें जो एडिशनली मेरे ख्याल से यहाँ पर शेयर की जा सकती है आप लोगों के साथ में, वो करने की कोशिश करता हूँ. तो प्लीज़ बेयर विथ मी व्हाइल आई शेयर सम tables with you so that we can discuss in detail. So this first table, this table pertains to spent on education over, and this is the actual expenditure on education. This is not budgetary allocation. As Sadat Saab has explained that usually the budgetary allocations are higher compared to the actual expenditure. बात आती है तो वो बजट में जितना तखमीना लगाया जाता है, बजट में जितना एस्टिमेट किया जाता है, उससे यूजुअली कम ही होता है. और इन एनी केस गवर्नमेंट ट्राइज टू इन्फ्लेट द नंबर्स a bit so that they look good on paper, but जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है तब वो कम होता है. ये जो फिगर्स है, ये अगेन जैसे मैं कहा कि ये सिर्फ सेंटर का नहीं है, इसमें सेंटर और जितने भी स्टेट्स हैं उनका जितना एक्सपेंडिचर हुआ है एजुकेशन पर, और जिस तरीके से बताया गया कि एजुकेशन पर सिर्फ जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बल्कि इसमें ये जो है कुल मिलाकर स्टेट और सेंटर दोनों ने जितना खर्च किया है वो इसके अंदर में दिखाया गया है ओवर द इयर्स. और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको मिलते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है, जो बजट से जस्ट 1 दिन पहले रिलीज किया जाता है. तो इसमें बेसिकली एक एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल होती है अलग अलग सेक्टर में, उसकी एक पिक्चर होती है. एंड इट इंक्लूड्स social sector as well. Social sector means education, health, and other socially relevant work that government does. तो इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, ये हमने कुछ पिछले समझिए कि 2008 से लेकर अब तक के जो फिगर्स हैं वो जमा किए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल स्टेट्स ने मिलाकर कितना एजुकेशन पर खर्च किया है. तो आप देखेंगे कि पहला जो कॉलम है जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो जो है ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली बढ़ते गया है. यानी 2008-9 में जो लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब था, 1.62 लाख करोड़ था, वो ग्रेजुअली जो है हमेशा बढ़ते गया, विच मेक सेंस बिकॉज यूजुअली गवर्नमेंट का बजट जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेज ईयर ऑन ईयर. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो कम हो जाता है. इट ऑलवेज इंक्रीजेस इन कीपिंग विद द इन्फ्लेशन, एंड इन कीपिंग विद दैट चेंजिंग बजट the education figures they also have increased at least since like
past 15 years. But something drastic happened in 2021-22, and this was revealed only a couple of days ago when the latest economic survey report came. और उसमें ये चीज देखने के लिए मिली है कि पहली बार ये जो एब्सोल्यूट नंबर है ये कम हो गया है। ये कभी नहीं हुआ है, एटलीस्ट पिछले 15 सालों में आप देखिए, मेरे ख्याल से और भी आप पीछे जाएंगे तो इट हैज नेवर हैपेंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, the absolute figure of expenditure ever dropped. तो ये देखिए लगभग 5.8 लाख करोड़ था 2020-21 फिस्कल ईयर में, और अगले साल 2021-22 में ये कम होकर जो है 5.76 हो गया, जो कि अपने आप में जो है बहुत ज्यादा तशवीशनाक चीज है। इट्स अ वेरी वरीसम पिक्चर, और उसका असर जो है हम देखते हैं, उसका असर हम लोग देखते हैं इस पर पड़ा है कि जो एज शेयर ऑफ एंटायर एक्सपेंडिचर एजुकेशन का है वो उसमें एक सडन ड्रॉप हो गया है। यानी एक तो होता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, लेकिन एज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना कम हो गया है। तो जो अभी तक के 10-11 आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से लगभग उतना ही रहा है, लेकिन इस बार जो है 2021-22 में, यानी आज से हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के फिगर्स, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के फिगर्स लेटेस्ट हमारे पास में अवेलेबल हैं, उसके बाद के अभी तक के नहीं है। तो वो हम देखते हैं कि 10-11 से घटकर सडनली 9.1 हो गया है। तो यू कैन रियलाइज दैट हाउ बिग अ चेंज इज दिस, हाउ बिग अ ड्रॉप इज दिस। और उसके बाद में एक तीसरा कॉलम जो हम देखते हैं वो जीडीपी से मुतालिक है, जो सादत भाई बता रहे थे आप लोगों के कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एक्सपेंडेड ऑन एजुकेशन। तो वो हम देखते हैं कि उसमें एक बड़ा स्टैग्नेशन है। वो 2.9 था आज से 15 साल पहले, आज भी उतना ही है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहा है, कुछ पॉइंट्स ऊपर गए हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे आए हैं, बट मोर और लेस जो है वो हम देखते हैं कि उसमें एक बड़ा स्टैग्नेशन रहा है। तो ये जो है ओवरऑल एजुकेशन की पिक्चर है, जो हमेशा से वरीसम रही है, बट इट हैज बिकम मोर एक्यूट नाउ। तो ये एक हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज है और कंसर्न का पहलू है। So this is the first thing that I wanted to share. Now let's come to the budget. तो बजट के ताल्लुक से जो है कुछ चीज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ओवरऑल जो पिक्चर हमको समझ में आती है बजट की, और खासतौर से एजुकेशन की बात अगर हम करें तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे दोनों प्रीवियस स्पीकर्स ने शेयर की हैं, और ये चीज कही जा रही है, हम लोग एक अरसे से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वॉश ऑफ इट्स हैंड्स फ्रॉम पब्लिक एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है अवामुन्नास को तालीम दिलाने की जो अपनी पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं जो है पीछे हटती जा रही है। बट एग्जैक्टली हाउ इज इट हैपनिंग in terms of allotment of funds, in terms of earmarking funds for various schemes? क्योंकि बहरहाल पैसा तो खर्च हो रहा है एजुकेशन, पैसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, भले से कम हो रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले में कम हो रहा है, बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इट समवेयर। तो वेयर इज इट स्पेंडिंग, वो चीज जो है हमको देखना जरूरी है। तो समग्र शिक्षा के ताल्लुक से जो है सादत भाई ने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से वो एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके जरिए से बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए कि जो खासतौर से गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, किस तरीके से वहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम होता है, हाउ इम्पोर्टेंट एंड स्कीम इट इज, और किस तरीके से उसका एलोकेशन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ दूसरी स्कीम्स है जहां पर स्पेंड कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर इस बार अगर आप देखेंगे, इसमें देखिए एक बड़ी स्कीम जिसमें खासतौर से एजुकेशन बजट जो है, जिसमें इस बार गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड अराउंड 4,000 rupees. The scheme is called PM Shri, and PM Shri again it has some actual name to it, but nowadays they like to call have PM as a prefix for each and every scheme. So that's besides the point. But the PM Shri scheme is about taking 14,500 schools across the country and developing them as an exemplar schools. मतलब पूरे मुल्क से जो है 14,500 स्कूल्स लिए जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा, वहां पर जो है फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी ताकि वो मॉडल स्कूल्स बढ़ें, और वहां पर कोशिश ये की जाएगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एनईपी है,
उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। पूरे मुल्क में आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को पिछले स्पीकर्स ने बताया, कि लगभग 14 लाख के करीब जो है स्कूल्स हैं, और उसमें से 14,000, यानी मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई थिंक बैरली 1% स्कूल्स होंगे ये। तो इतनी स्कूल्स को लिया जाएगा और इनको एग्जाम्पलर स्कूल डेवलप किया आ जाएगा। आप पूछेंगे कि इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई कुछ नहीं है। वो स्कूल्स, कोई भी अगर एक भी स्कूल अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें बुराई नहीं। मसला जो है वो उसके पीछे की थिंकिंग। आप लोगों ने जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी सुना होगा। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जो खासतौर से जो कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम है, उसकी फिलॉसफी है, और वो ये कहती है कि जिस तरीके से एक वेलफेयर स्टेट ये कहता है कि कोई भी जो स्कीम है उसका बेनिफिट जो है सभी को पहुंचना चाहिए, सभी को तक इक्विटेबली पहुंचना चाहिए। बट ट्रिकल डाउन इकोनॉमी ये कहती है कि अगर आप मुल्क के कुछ लोगों को अमीर कर दें या कुछ लोगों का की तरक्की कर दें, तो इट विल समहाउ ट्रिकल डाउन टू एवरीवन। यानी अगर मुल्क में एक भी आदमी तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से बाकी लोग भी फायदा उठा सकते हैं, और बाकी लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। And this concept of trickle down economy, they have brought this concept to एजुकेशन एज वेल। एजुकेशन में वो ये कह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि मुल्क के हर स्कूल को अच्छा करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ स्कूलों को हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दो दो स्कूल को अच्छा कर देंगे, और वो एक मॉडल बनेगा, और वो मॉडल के नतीजे में बाकी स्कूल्स भी जो है अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। आई डोंट नो लाइक उसके अंदर में जो है सिंसियरिटी कितनी है, या फिर जस्ट एक कहते हैं ना कि जो गवर्नमेंट के बाबूज हैं वो नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो उसके तहत जो है ये आइडिया आया है। और ये आइडिया सिर्फ जो है पीएम श्री स्कीम तक है। Increasingly we are seeing this idea of trickle down education, if you will, or having these islands of excellence which will hopefully be emulated by other institutes, that is being propagated increasingly. तो रूसा के ताल्लुक से जिस तरीके से सादत भाई बता रहे थे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, इसको भी जो है इस बार एलोकेशन बढ़ाया गया है। नाउ व्हाट इज रूसा? रूसा इज अगेन अ स्कीम व्हिच इन अ वे अवार्ड्स द एक्सीलेंस। यानी अगर कोई स्कूल, आई एम सॉरी, रूसा इज फॉर हायर एजुकेशन। सो अगर कोई कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दे विल प्रोवाइड देम विथ मोर फंड्स, कि भाई ठीक है आपने अच्छा काम किया तो हैव दिस फंड, एंड आप उसके तहत जो है कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, कोई नया डिपार्टमेंट, कोई नया कोर्स वो आप स्टार्ट करो। बट उसकी जो पैरामीटर है रूसा के तहत जो फंडिंग की जाती है उसका यही है कि दे विल बी अवार्डिंग द मेरिट। और उसमें होता ये है कि जो लेगेसी इंस्टीट्यूट्स हैं, पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके पास में हमेशा से पैसा रहा है, जिनके पास में हमेशा से फंड्स रहे, दे इनवेरिएबली दे परफॉर्म बेटर, दे अट्रैक्ट मोर फंड, दे बिकम बेटर। लेकिन उसके नतीजे में द इंस्टीट्यूट्स विच आर इन नीड ऑफ फंड्स, जिनको जरूरत है एक्चुअली पैसों की, उन तक के चूंकि उनके पास में फंड्स की कमी है, तो इसके लिए वो रूसा का बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, और बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो वो रूसा जैसी स्कीम से फंडिंग हासिल नहीं कर सकते, और उससे वो फंडिंग नहीं हासिल कर सकते तो उनकी हालत नहीं बदलती। तो बेसिकली दे गेट ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल। और गवर्नमेंट को जो है इस तरह की स्कीम्स इंक्रीजिंगली जो है बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसी तरीके से एक एकलव्या मॉडल स्कूल्स के ताल्लुक से है कि ट्राइबल एरियाज में जो है ये रेसिडेंशियल स्कूल्स गवर्नमेंट का काम कायम करती है, और इसको भी जो इस बार फंडिंग काफी इंक्रीज की गई है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्रॉम 2000 करोड़ to it has been increased to 5,000 crore, which is a huge increase in Eklavya schools. And again, only 700 such schools will be established across the country. So I think this herein lies the basic issue with education budget, other than lack of funding and all. ये जो है इस तरह की स्कीम्स में ये लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बहुत एक सेलेक्टेड पॉपुलेशन को टारगेट करती है और उनको अच्छा करती है इस उम्मीद के साथ में कि वो जो है कहीं ना कहीं नीचे होगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला यही है जो मैं बताया कि उसका कोई एविडेंस नहीं है कि इस तरह की चीज होती है, बिकॉज एज मच एज गवर्नमेंट
officials don't think you need funds to perform better. आपको अगर आपके पास में अच्छे टीचर्स नहीं है, if you don't have the requisite infrastructure, you won't be able to perform better. Government officials tend to think, or at least they want us to believe, that money is not mainly is the main issue here. They think that performance of teacher and other things are at play here. They think that it's not the money that is the problem here. But हम लोग जानते हैं कि खासतौर से जो रिमोट एरियाज में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके पास में जो प्राइमरी मसला होता है वो यही होता है कि फंड्स की कमी होती है। और जब इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, समग्र शिक्षा की बजाय जो एक ऑल इनकम पासिंग स्कीम है जो एक बड़े पैमाने पर स्कूल्स को कैटर करती है, उसके मुकाबले में जब इस तरह की स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि जितना भी एजुकेशन बजट अवेलेबल है वो भी जो है पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो ये चीज जो है हमको इस बजट में भी दिखाई दे रही है, and we have seen it in previous budgets as well, that this appears to be a new direction of the government. और उसमें खास तौर से it's a good PR thing. वो आप 50 अच्छे स्कूल्स कायम कर ले, वहां पे जाके फोटो खिंचवा ले और ये बताया कि किस तरीके से जो है तालीम में तरक्की हो रही है, वी आर डेवलपिंग एज एन educated nation. But that doesn't really happen, and it is very easy in this age of social media and all, where you get instant reviews and you get instant replies, instant gratification. तो यहाँ पर ये बताना आसान होता है। जब हम डीप में जाकर फिगर्स देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ओवरऑल पिक्चर जो है वो वैसी की वैसी है। खासतौर से रिसेंट में जो असर का सर्वे आया है उसने जो लर्निंग लॉस की बात की है, और इसी तरीके से हमने हायर एजुकेशन का जो सर्वे देखा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, उसमें खासतौर से ये चीज दिखाई दी है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनका एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कम हुआ है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था पिछले कई सालों से, थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो भी जो है अब घट गया है, अराउंड 5% के ऊपर चला गया था, फिर से जो है वो 4% पे आ गया। तो ऐसे में जो जिस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड किस्म के इंटरवेंशन की जरूरत है। और मेरे ख्याल से पिछली गवर्नमेंट्स ने इस किस्म की कोशिशें की थी कि भाई माइनॉरिटीज के लिए अलग स्कीम होंगी, SC ST के लिए अलग स्कीम्स होंगी, OBC के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, लड़कियों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो हैं उनके लिए, या फिर जो है चाइल्ड लेबर्स हैं उनके लिए। तो जो अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करके ये जो टारगेटेड स्कीम्स थी वो लाई गई थी, ताकि जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, जो जिनके अलग अलग रियलिटीज हैं, उनको सामने रखते हुए उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको आगे बढ़ने के मौके दिए जाए। तो that's why the government had these targeted schemes for vulnerable sections of the society. Increasing expenditure towards those targeted schemes, what they are trying to do is they are trying to divert that money towards the scheme which supposedly cater to everyone. They say that it is supposed to cater to everyone, but we know that that doesn't happen, because if you put in money in a scheme which is supposed to cater to everyone, it so happens that the students, the children, the people who have access, they tend to take advantage of that. And we have seen that those who have those who are left behind, those who are marginalized, they, despite those schemes being available to them, they are not able to take advantage of that. And that's why those affirmative actions is need of the hour, and the government should focus towards those schemes, as opposed to having generalized schemes which are supposed to benefit everyone, but they don't. तो मेरा ख्याल है कि ये चीज कहीं ना कहीं इस बजट में भी हमको दिखाई देती है कि उसमें टारगेटेड लोगों को बेनिफिट देने की बजाय कहीं ना कहीं एक सबका साथ सबका विकास की भी जो बात होती है, लेकिन उसमें होता यही है कि सबका विकास नहीं हो पाता है, सिर्फ जो लोग जिनके पास में मौके हैं उनका विकास हो पाता है, और जो समाज का जो महरूम तबका है वो हमेशा से महरूम ही रह जाता है। तो ये कुछ मेरे ख्याल से रैंडम चीजें थी जो वो मेरे जहन में थी, और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और शायद अभी मौका है कुछ सवाल जवाब, तो इंशाल्लाह उसमें भी बाकी चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाएगी।
और हाँ जो बाकी दो स्पीकर्स ने ये जो सजेशन आपके सामने रखा है, जो तासुर रखा कि if we are really concerned about these things, if we are really concerned about education, that then we should be ready to engage with these issues on a day-to-day basis, as opposed to just talking about it post budget. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.